हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। आशा करता हूँ सभी लोग सुरक्षित होंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक है सर। हाँ बच्चों, तो अभी ये जो बीमारी चल रही है कोविड की, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। उसको ध्यान में ही रखना हमेशा भी। जब भी घर से बाहर जाओ तो मास्क का जरूर उपयोग करो, और घर में आते ही हाथ धो अच्छी तरह से साबुन से। ठीक है बच्चों? तो मैं रविंद्र कुमार मौर्य, मुंबई महानगर पालिका शिक्षक। मैं आज मुंबई महानगर पालिका की ओर से चलने वाले इस ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज कक्षा छठी का इतिहास विषय पढ़ाऊंगा, और पाठ 6 है जनपद और महाजनपद। तो बच्चों, पहले तो जब भी हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो हमें पाठ का जो शीर्षक है उसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है, ये पाठ हमसे, और हमें इसमें क्या सीखना है। तो पहले तो जनपद को समझें हम। जनपद आज भी है, जिसको हम जिला कहते हैं। आज सभी बच्चों की जिला होती हैं, जैसे नागपुर है, नासिक है, पुणे है, मुंबई उपनगर है जहाँ हमारा स्कूल है, मुंबई शहर है, ये सब जिला है। तो वैदिक उत्तर काल में जनपद हुआ करते थे, और उस समय जनपद एक छोटा राज्य, ठीक है, एक छोटा राज्य हुआ करता था। छोटा राज्य मतलब एक स्वतंत्र इकाई। उसमें राजा होते थे, उनके नियम कानून होते थे, उनकी सेना होती थी। तो आज की परिप्रेक्ष्य में जनपद, उस जनपद का और इस जनपद में मतलब बदल गया है थोड़ा, ये जिला हो गया है। बात वही है। और महाजनपद, जब बहुत सारे जनपद को मिला लिया जाता है तो महाजनपद बनता है। तो हमें लगता है तुम्हें ये समझ में आया होगा पाठ क्या कहना चाहता है। तो बच्चों, वैदिक उत्तर काल खंड में जनपद का उदय हुआ। ये जनपद कब आया? वैदिक उत्तर काल में, जब वैदिक काल समाप्त होने लगा तब। जनपद आकार में बहुत छोटे होते थे, और ये एक स्वतंत्र राज हुआ करता था। ये जनपद भारत में बहुत सारे हो गए थे। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर स्थित वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक के प्रदेश में तथा दक्षिण महाराष्ट्र तक के भाग में ये जनपद फैले हुए थे। वर्तमान महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र तत्कालीन अस्मक नामक जनपद से व्याप्त। संस्कृत, पाली, अर्ध मागधी, ये जो मैंने 3 नाम लिया है, ये भाषाएं हैं उस समय की, और आज भी ये वर्तमान में भी ये भाषाएं बोली जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। साहित्य में इन जनपदों के नाम पाए जाते हैं। जब ये साहित्य हम पढ़ते हैं 3 जनपदों के नाम आते हैं जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यूनानी साहित्यकारों के लेखन द्वारा भी इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उनमें से कुछ जनपदों में राजतंत्र विद्यमान था, कुछ जनपदों में गणराज्य थे,
गणराज्य का मतलब अनुभवी व्यक्तियों द्वारा राज्य को चलाया जाता था। जनपदों में अनुभवी व्यक्तियों की गण परिषद हुआ करती थी। गण परिषद के सदस्य एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करके राज्य प्रशासन से संबंधित निर्णय लेते थे कि राज्य में कैसे हम क्रियाकलाप चलाएं। इस प्रकार का विचार विमर्श जहां होता था उसको सभागार या संस्थागार नाम दिया गया था। आजकल उसको हम लोग हाल कहते हैं या सभा भवन कहते हैं। गौतम बुद्ध शाक्य गणतांत्रिक राज से संबंधित थे। गौतम बुद्ध भगवान जो थे उस समय जो शाक्य गणतंत्र था उसमें वो थे। प्रत्येक जनपद के अपने अपने सिक्के होते थे। जैसे भारत देश में सिक्के चलते हैं ना अपना, तमाम तरह के सिक्के तुमने देखे होंगे। 1 का, 2 का, 5 का, 10, 20, 25, 50 और 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, ये सब सिक्के चलते हैं। उस समय भी सिक्के चलते थे विनिमय करने के लिए, खरीद फरोख्त करने के लिए। अब बच्चों आ गया महाजनपद। जब किसी जनपद का राजा बहुत शक्तिशाली हो जाता था तो वो युद्ध करता था। अगल बगल के जनपद के राजाओं से वो युद्ध करता था और उनके जनपद को अपने जनपद में मिला लेता था। धीरे धीरे ऐसा करते करते कई जनपद जब एक साथ मिल जाते थे तो एक बड़ा जनपद बन जाता था जिसको महाजनपद कहते हैं। उस समय जो बड़े जनपद बने हुए थे उसमें कौशल, वत्स, अवंती और मगध महाजनपद अधिक सामर्थ्यशाली, मतलब बहुत मजबूत बन गए थे। तो हम कुछ महाजनपदों की जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि वो उसको करो जरा उसमें। हाँ बच्चों देखो, पहला है कौशल। कौशल को मैं एक ऐसे ही जानकारी दे देता हूँ जनरल। कौशल फैजाबाद, गोंडा, बहराइच का क्षेत्र है जो आजकल हमें दिखाई देता है। ये उत्तर प्रदेश में है। इसकी राजधानी श्रावस्ती को बनाया गया था। श्रावस्ती आज भी है। वहां के जो राजा थे वो उनको बारान सिंघो या कंस राजा कहते थे। अब अपनी पुस्तक में देखो कौशल के बारे में और जानकारी दी गई है। कौशल महाजनपद का विस्तार हिमालय की तलहटी में नेपाल और उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस राज्य के श्रावस्ती, कुशावती और साकेत नगर विख्यात थे। ये सब वही फैजाबाद, गोंडा, उसके आसपास का ही एरिया है।
श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती के प्रसिद्ध विहार मैं कह रहा हूं बेटा, बिहार नहीं, बिहार तो आज का एक राज्य है हमारे देश में, और ये विहार है। बिहार समझो कि ये बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता था। जैसे आज हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, वैसे बौद्ध धर्म के लोग विहार में जाते थे। जेतन में दीर्घ समय तक निवास किया था गौतम बुद्ध ने। श्रावस्ती आज भी है, बस्ती जिला के पास। कौशल नरेश, प्रसेनजीत वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। कौशल का राज मगध में विलीन हुआ, माने बहुत समय बीतने के बाद जब मगध राज्य शक्तिशाली बना तो कौशल को उसने जीत लिया। दूसरा महाजनपद है बेटा वत्स। वत्स महाजनपद का विस्तार उत्तर प्रदेश के प्रयाग अर्थात इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। जैसे तुम्हें मालूम होगा, बड़े लोग बताए होंगे कि इलाहाबाद का नाम फिर से बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो यहाँ तो कोई प्रयाग लिखा गया है। कौशल अर्थात प्राचीन समय का कौशाम्बी नगर था। कौशम अर्थात प्राचीन समय का कौशाम्बी नगर था। कौशाम्बी आज भी है इलाहाबाद या प्रयागराज का एक हिस्सा है कौशाम्बी। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र मतलब सामानों का क्रय विक्रय, व्यापार यहाँ से होता था, एक बड़ा केंद्र था। कौशाम्बी के 3 अति धनवान व्यक्तियों ने गौतम बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए 3 विहारों का निर्माण करवाया था। माने सेठ लोग, समझ में आया, सेठ लोग गौतम बुद्ध और उनके अनुयायी, उनके मानने वाले लोगों के लिए 3 विहार, वही मंदिर जैसा बड़ा क्षेत्र उनके लिए बनवाया गया था। कौशाम्बी नरेश उदयन गौतम बुद्ध का समकालीन था, मन के उनके आसपास ही जो कौशाम्बी का राजा था, बुद्ध काल के ही समय के थे। उदयन राजा के पश्चात वत्स महाजनपद का स्वतंत्र अस्तित्व बहुत समय तक बना नहीं रहा। इस महाजनपद को अवंती महाजनपद के राजा ने जीत लिया। अब देखो, कौशल भी मगध में मिल गया था, माने मगध जब बहुत शक्तिशाली राज्य बना, महाजनपद बना, तो उसने कौशल को जीत लिया। अभी वत्स का भी अंत हो गया और ये अवंती में मिल गया। अगला हमारा जो महाजनपद है अवंती, अवंती ने ही वत्स को जीता था। मध्य प्रदेश के मालवा प्रदेश में अवंती प्राचीन महाजनपद था। उज्जैन आज भी है, नगरी अवंती की राजधानी थी। उज्जैनी महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, फिर से आ गया व्यापारिक केंद्र, वस्तुओं का क्रय विक्रय यहां से होता था। अवंती नरेश प्रद्योत वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। अवंती नरेश नंदीवर्धन के कार्यकाल में
अवंती महाजनपद मगध साम्राज्य में विलीन हुआ। जब अवंती का राजा नंदीवर्धन बना तो उसी के कार्यकाल में मगध द्वारा ये अवंती महाजनपद को जीत लिया गया और ये मगध में विलीन हो गया। चौथा महाजनपद बिहार में पटना, गया शहरों के आसपास के क्षेत्र और बंगाल के कुछ क्षेत्र में प्राचीन महाजनपद था। नाम सुने होंगे तुम लोग। पटना आज भी है, बिहार की राजधानी है। राजगीर मगध की राजधानी थी। उस समय पटना राजधानी नहीं हुआ करती थी, मगध की राजधानी राजगीर। महागोविंद नामक वास्तु विशारद ने बिंबिसार के राजप्रसाद का निर्माण किया था। महागोविंद एक व्यक्ति का नाम है, ये वस्तु विशारद थे। वस्तु विशारद का मतलब बेटा बच्चों आज के युग में इंजीनियर। राज प्रासाद का मतलब होता महल, राजा का महल कैसे बनेगा, उसका नक्शा क्या होगा, मैप क्या होगा, किस तरह का उसकी डिजाइन बनाई जाएगी, ये तय किया था महागोविंद ने। जो महल बना था उसका मानचित्र या नक्शा इनकी देखरेख में बनाया गया था। तो हमें लगता समझ गए होंगे कि राज प्रसाद क्या होता है, राजमहल। और वास्तु विशारद का मतलब होता है नक्शा नवीस या इंजीनियर या नक्शा बनाने वाले वास्तु विशारद कहलाते हैं और आज भी हैं। जब भी कोई अपना घर बनवाने जाता है तो इनके पास जाते हैं और वो बोलते हैं हमारे पास इतनी जमीन है और हम इसमें अपना मकान बनवाना चाहते हैं और ये किस तरह से बने कि अच्छा हो जाए। बिंबिसार के दरबार में जीवक नामक प्रसिद्ध वैद्य था। वैद्य बेटा होता है डॉक्टर। वैद्य को ही आजकल डॉक्टर कहा जाता है। और उस समय जो प्रसिद्ध राजा के दरबार के डॉक्टर थे उनका नाम था जीवक। वैद्य जो होते हैं इनकी जो दवा होती है जड़ी बूटियों से, माने वनस्पतियों से तैयार की जाती है। पेड़ पौधों की पत्ती, फल, बीज, छाल, फूल, इनसे दवा बनाते थे ये लोग। और जो आजकल के डॉक्टर हैं इनकी केमिकल वाली दवा होती है। और ये नहीं कि आज वैद्य खत्म हो गए, आज भी वैद्य हैं और उनकी जड़ी बूटी वाली दवाएं मिलती हैं। एक प्रसिद्ध नाम तुम लोगों ने सुना होगा, रामदेव बाबा, पतंजलि वाले। उनकी सारी दवाएं जड़ी बूटियों पर ही आधारित हैं। बिंबिसार ने गौतम बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकारा था। शिष्यत्व का मतलब होता है उसके शिष्य बन गए थे। कौन? बिंबिसार। इनके गौतम बुद्ध के, उनकी शरण में चले गए थे। बच्चों ये 4 नाम हमने लिए, कौन कौन से? कौशल, वत्स, अवंती, मगध। इसके अलावा और भी जनपद थे। देखो इस पेज में, अगले पेज में देखो, वो जो पिंक कलर का बड़ा सा डब्बा है उसमें वो जनपदों के सब नाम लिखे गए हैं। तो मैं एक एक का और थोड़ा सा जानकारी दे दूं तुम लोगों को।
पहला है काशी, काशी महाजनपद। वरुणा और अस्सी नदी के संगम का क्षेत्र, वरुणा और अस्सी नदी के संगम का क्षेत्र। वरुणा ये नदी है जो वाराणसी में बहती है। वरुणा और अस्सी के नाम पर ही वाराणसी का नाम वाराणसी, अस्सी, इस तरह का उसका नाम पड़ा हुआ है इन दोनों नदियों के नाम के आधार पर। राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी थी। और राजा जो उस समय थे पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन थे। तो ये महाजनपद कहाँ था? काशी। अगला जनपद है बेटा कौशल। कौशल को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, यह महाजनपद था। मल्ल, तीसरा जो महाजनपद है मल्ल, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश मतलब गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है। थोड़ी सी और जानकारी मैं दे रहा हूं क्योंकि ये पुस्तक में थोड़ा लिखा है। अगला है वत्स, ये भी हमने पीछे भी पढ़ा, महाजनपद। पांचवा है चेदी, चेदी जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र। बुंदेलखंड आज हम देखेंगे तो वो झांसी, कानपुर का एरिया है। राजधानी शक्तिमती, और चेदी महाजनपद के राजा थे शिशुपाल। अगला महाजनपद कुरु। ये जो महाजनपद आज के परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखें तो ये हरियाणा तथा दिल्ली का क्षेत्र है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। वहां कौन कौन से राजा हुए? सुत, सोम, कौरव, धनंजय, ये सब राजा वहां हुए थे। इसका नाम महाभारत में भी आया था। अगला सातवां है पांचाल। पंचाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, जिसको हम रुहेलखंड कहते हैं आजकल, रुहेलखंड। ये जो खंड खंड नाम दिया जा रहा है, ये किसी एरिया के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है। तो इसका वही मेरठ वगैरह था। इसकी राजधानी अहिछत्र और कामपिल्ले, दो राजधानी इन लोगों ने बना रखी थी पांचाल महाजनपद के राजाओं ने। राजा थे चुलानी ब्रह्मादत्त। ब्रह्मादत्त पांचाल महाजनपद के ये मशहूर राजा थे। कुछ राजाओं के नाम यहाँ दिया जा रहा है क्योंकि ये जो महाजनपद हुआ करते थे बहुत समय के लिए रहते थे और राजा बदलते रहते थे।
अगला महाजनपद है मत्स्य। कहीं कहीं इसका नाम मच्छ लिखा है। ये जो क्षेत्र है आज, अलवर, भरतपुर, जयपुर, ये राजस्थान का क्षेत्र है। नौवां महाजनपद सूरसेन। ये मथुरा का क्षेत्र है और इसमें हमें जानकारी नहीं मिल पाई है कि इनके राजा वगैरह कौन थे। 10वां अस्मक। अस्मक औरंगाबाद महाराष्ट्र का क्षेत्र है। नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य का क्षेत्र। महाराष्ट्र में ये प्रमुख नदियां हैं। इन दोनों नदियों के बीच का जो भाग था वही अस्मक महाजनपद कहलाता था। राजधानी इसकी थी पाटन। इस महाजनपद के राजा इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु वंश के थे। इनका भी नाम काफी प्रसिद्ध था, महाभारत में ये भी आए थे। एक 11वां है अवंती। ये हम लोगों ने भी पीछे ही पढ़ा है, जो 4 मुख्य महाजनपद पढ़े थे, अवंती का नाम इसमें भी आया हुआ है, तो इसको हम नहीं बताएंगे। अगला है अंग महाजनपद। अंग जो है बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर का क्षेत्र। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, अंग जो महाजनपद था वो बिहार राज्य के मुंगेर तथा भागलपुर का क्षेत्र। इसकी राजधानी चंपा और आज इसका नाम बदलकर चंपारण हो गया है। क्या हो गया है? चंपारण। तेरहवां महाजनपद मगध। ये बड़ा शक्तिशाली महाजनपद था। अभी हमने वो जो 4 हमने पहले पढ़े थे उसमें मगध का नाम आया हुआ है। अगला 14वां है वृज्ज या वज्ज। ये उत्तर बिहार का क्षेत्र है। दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। ये जो महाजनपद था इसका नाम था वज्ज। अगला है मैंने 15वां गांधार। गांधार पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। बच्चों, ये जिस समय की बात हो रही थी, हमारा भारत देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक था। बाद में इसी कारणों से ये अलग हो गए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान बन गए। नहीं तो हमारा देश बहुत बड़ा था, अखंड भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसलिए उसका नाम यहाँ आया है गांधार। और महाभारत अगर तुम लोगों ने देखा होगा या कभी देखोगे तो गांधार का नाम आएगा। गांधारी वहीं की राजकुमारी थी और शकुनी मामा भी वहीं के थे। ठीक है, आगे बच्चों हम चलते हैं। लास्ट कंबोज, 16वां महाजनपद। कंबोज गांधार के समीप। पामीर का पठारी क्षेत्र। ये अफगानिस्तान से लगा हुआ जो भारत का हल्का सा
सीमा मिलता है और वो पर्वतीय क्षेत्र है। पामीर का पठार वहीं है। उस क्षेत्र में कंबोज नाम का महाजनपद हुआ करता था। उसकी राजधानी राजपुर थी। अगला पॉइंट हमारा है बच्चों, मगध साम्राज्य का उदय। फिर से मगध आ गया, क्योंकि बड़ा शक्तिशाली महाजनपद या राज्य या साम्राज्य था, इसलिए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी हम प्राप्त करेंगे। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने मगध का विस्तार करने की नीति अपनाई। विस्तार मतलब होता है अपने राज्य को बड़ा करना। बड़ा कैसे करेंगे? जब तक अगल बगल के राज्य जनपद को नहीं जीतेंगे तब तक बड़ा कैसे करेंगे? जीत कर अपने मिला लेंगे और बड़ा हो जाएगा। उसने पूर्व के अनेक गणराज्यों को जीत लिया था। अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध संपन्न हुआ। अजातशत्रु राजा थे मगध के, उनके कार्यकाल में ही मगध संपन्न हुआ, मतलब बहुत धनवान बना, सर्वसंपन्न बना। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ये जो राजा थे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, गौतम बुद्ध का नाम तो मूल बहुत सुना होगा और इनकी फोटो वगैरह भी देखे होंगे। महापरिनिर्वाण ये क्या होता है? मृत्यु के बाद। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की प्रथम संगति अर्थात परिषद हुई। संगति का मतलब होता है, आज की भाषा हम समझ लें कि सभा, मीटिंग। पहली मीटिंग हुई तब गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात। तो उनकी मृत्यु को ही कहा जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। कैलेंडर वगैरह में देखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा ये तारीख। अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध की राजधानी के रूप में पाटलिग्राम की नींव रखी गई। एक नई राजधानी बनाने का उन्होंने निश्चय किया था और उसका नाम था पाटलिग्राम। यह पाटलिग्राम कालांतर में पाटलिपुत्र नाम से प्रख्यात हुआ। पहले उसका नाम पाटलिग्राम रखे थे और बाद में उसका नाम बदल गया और हो गया पाटलिपुत्र, और फिर से बदल गया, नाम हो गया पटना। ये मगध की राजधानी थी और आज भी बिहार की राजधानी पटना ही है। अजातशत्रु के पश्चात मगध के कई राजा हुए। उनमें शिशुनाग विख्यात राजा था। उसने अवंती, कौशल और वत्स राज्यों को मगध से जोड़ा मतलब जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। उत्तर भारत का लगभग संपूर्ण प्रदेश
मगध के नियंत्रण में आ गया। इस प्रकार मगध साम्राज्य अस्तित्व में आया। अगला पॉइंट है बेटा, मगध साम्राज्य के नंद राजा। ईसा पूर्व 364 से 324 के कालखंड में मगध साम्राज्य की गद्दी पर नंद राजा सत्तासीन थे। सत्तासीन मतलब गद्दी पर बैठे, ये राजा बने नंद राजा। नंद राजाओं ने विशाल साम्राज्य के लिए जिस शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है, उस शासन व्यवस्था की स्थापना की। नंद राजाओं ने एक बड़े राज्य के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, उन सब की उन्होंने व्यवस्था की। उनके पास थल सेना, अश्व सेना, रथ सेना और गज सेना, इस प्रकार चतुरंगड़ी सेना थी। चतुरंगड़ी मतलब 4 प्रकार की। देखो, थल सेना, दूसरा अश्व सेना, तीसरा रथ सेना और चौथा गज सेना, इसलिए इसका नाम रखा गया चतुरंगड़ी सेना। कुछ बच्चों को ये मालूम होगा, पिछली कक्षाओं में भी बताया गया होगा कि ये जो थल सेना, नभ सेना, जल सेना होती है, तो कुछ आजकल और भी सेनाएं हमारे देश में हैं। थल सेना मतलब जो सैनिक जमीन पर युद्ध करते हैं, उनको थल सेना कहते हैं। अश्व सेना का मतलब जो सैनिक घोड़े पर बैठकर युद्ध करते हैं। तो अश्व सेना अब नहीं रह गई है, इसकी उतनी उपयोगिता नहीं है अश्व सेना की। थल सेना आज भी है भारत में। रथ सेना तीसरा है। कुछ कुछ सैनिक जो है रथ पर सवार होकर, रथ समझ रहे हो ना, ऐसी घोड़ा गाड़ी जिसमें 1 या 2 घोड़े उसको खींचते थे गाड़ी को, और उस पे राजा या सैनिक या सेनापति अपने शस्त्रों के साथ खड़े होकर युद्ध करते थे, और घोड़े बहुत तेजी से मैदान में दौड़ते रहते थे। इसकी भी अब जरूरत नहीं है वर्तमान युग में इस सेना की। गज सेना, गज का मतलब होता है बेटा हाथी। सेना के कुछ सैनिक हाथी के ऊपर, पीठ पर बैठकर युद्ध करते थे, और ये उस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण सेनाएं थी। तो गज सेना की आज जरूरत नहीं है। तो आजकल भारत में 3 प्रकार की सेनाएं हैं। थल सेना जो जमीन पर युद्ध करते हैं, जल सेना जो समुद्री क्षेत्र में पानी में रहकर युद्ध करते हैं या देश की सुरक्षा करते हैं या देश के सीमाओं की निगरानी करते हैं, ये जल सेना। और तीसरी महत्वपूर्ण आज की जो सेना है वो वायु सेना। ऊपर हवा में जहाज से जो सेना युद्ध करती है उनको वायु सेना कहते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण आज के युग की सेनाएं हैं। उन्होंने माप तौल की प्रमाणित प्रणाली प्रारंभ की, नंद राजाओं ने।
नाप तौल की। जब हम कोई सामान लेने जाते हैं तो आज का दुकानदार तराजू से हमको तौल के देता है। आजकल दुकान पर हम देखते हैं तो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक वो तौल का वो मशीन रखा हुआ है जिसको हम तराजू कह सकते हैं। और कहीं कहीं पर भी वो छोटे छोटे लोहे के बाट होते थे, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो के बाट होते थे और तराजू के दोनों पलड़े पर एक पर सामान और एक पर वो बाट रख के तौला जाता था। इन राजाओं ने ये प्रणाली शुरू की थी। उसके पहले क्या हुआ करता था, सामानों का क्रय विक्रय करने में बड़ी परेशानी होती थी लोगों को। कैसे हम अपना सामान बेचें और तौलें। तो लोग अपने सामान को सामान से अदला बदली करते थे। जैसे हमको गेहूं चाहिए तो हम अपना गेहूं लेकर जाते थे, गेहूं हमको चाहिए तो हम अपना दूसरा कुछ लेकर जाते थे। जैसे चावल लेकर जा रहे हैं, दाल लेकर जा रहे हैं, चना लेकर जा रहे हैं और लोगों से कहें कि मेरे पास ये है और मुझे ये चाहिए, अदला बदली करनी। क्योंकि उस समय बाट का वो तराजू था ही नहीं, तो कैसे तौलेंगे। तो अपना सामान अदला बदली करके लोग लेते थे। ये बहुत पहले की बात है और रुपए पैसों की भी चलन नहीं थी। लोगों को अपनी जरूरत की चीजें अदला बदली करके ही लेना पड़ता। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था। उसके समय तक मगध साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में पंजाब तक हुआ था। धनानंद के कार्यकाल में महत्वाकांक्षी युवक चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को जीत लिया और नंद राजवंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अभी ये समझो बच्चों की कोई महत्वाकांक्षी युवक ऐसा कैसे कर सकता है, किसी राजा को हरा दे। तुमने कहानी सुनी होगी, थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ये जो धनानंद आखिरी राजा था, ये बड़ा विलासी था, अपनी प्रजा का ध्यान ठीक से नहीं रखता था, अपने में मस्त रहता था, गाने बजाने में, विलासिता में डूबा रहता था। और उसी के दरबार में चाणक्य, एक विद्वान शिक्षक, राज दरबार के रहा करते थे। और एक दिन ये दोपहर में राजा से मिलने के लिए गए, धनानंद से। और उसने दरबारियों से कहा कि जो पहरेदार होते हैं कि जाइए राजा से बोलिए चाणक्य आए हैं गुरु। धनानंद उसमें अपना महल में आराम फरमा रहे थे, नाच गाना देख रहे थे, महफिल जुटी हुई थी। उनको बड़ा गुस्सा है। उन्होंने कहा कि कौन चाणक्य आया है, उसको हटाओ यहाँ से, अभी मेरा ये समय नहीं है। और उनको बहुत गुस्सा आया चाणक्य को, ये गुरु का अपमान। और उन्होंने उसी दिन कसम खाई कि जब तक मैं इसको गद्दी से हटा नहीं लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं है। और उन्होंने अपनी चोटी, चोटी मतलब बच्चों, पहले के पुरुष माने आदमी लोग पीछे अपने सर पर बाल के अलावा बीच में लंबे बालों की कुछ भाग पीछे छोड़ दिया करते, उसको चोटी कहते थे। और आजकल हम देखते हैं कि जो गुरु लोग हैं मंदिर में रहते हैं उनके पास चोटी रहती है। बाल तो छोटे रहेंगे लेकिन कुछ
हिस्सा पीछे का बड़ा रहता है। उन्होंने कसम खा ली कि जब तक मैं धनानंद का विश्वास नहीं कर दूं, धनानंद का विनाश नहीं कर दूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं। और उन्होंने चोटी में एक गांठ लगा दी और वो घूमते रहे किसी ऐसे व्यक्ति या नौजवान की तलाश में जो उनके इस कार्य को पूरा कर सके। तो खोजते खोजते वही चंद्रगुप्त मौर्य मिले। और एक सीरियल भी आया था, तुम लोगों ने शायद देखा होगा। उन्होंने उस बच्चे को, माने चंद्रगुप्त मौर्य को, अच्छी शिक्षा ट्रेनिंग वगैरह देकर एक शक्तिशाली व्यक्तित्व में उनको बदला और धनानंद को हरवाया। बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त हो रहा है। कुछ प्रश्न है? किसी एक हाँ बच्चों, ये बताओ जनपद किसे कहते हैं? इसको हटा दो। हेलो हेलो बच्चों। हाँ सर। यस सर। हाँ, कुछ पाठ समझ में आया? हाँ सर। अच्छा लगा? हाँ बोलो। यस सर। यस सर। यस तो सर। छोटा छोटा प्रश्न पूछते हैं, बता पाओगे? हाँ जनपद सर। किसे जनपद किसे कहते हैं? जो जो शहर छोटा छोटा होता है उसे जनपद कहते हैं। जनपद कहते हैं। हाँ ठीक है। कुछ बड़े जनपद माने महाजनपद के नाम बताओ। अभी मैंने 16 गिनाए थे। बम्बई जनपद के हमरा कहते हैं। जाते समय चालू करते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ माप तौल का शुरुआत किसने किया, किस राजा ने? अभी भी मैंने बताया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उस नवयुवक का नाम बताओ जिसने धनानंद का नाश किया। उस नवयुवक का नाम बताओ जिसने धनानंद का विनाश किया। मगध का सम्राट। हाँ, तो कौन था वो? चाणक्य ने कौन से लड़के को चुना था? उनका नाम? चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ सर। चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने चुना था धनानंद का विनाश करने के लिए। ठीक है ना? हाँ सर। चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय माने उस समय कितनी तरह की सेनाएं होती थी?
तीन तरह की। 3 तरह तो अभी होती हैं, उस समय प्राचीन काल में। अभी बताया तो था 4 तरह की सेनाएं, उनको कहते हैं चतुरंगड़ी सेना। अच्छा बच्चों ये बताओ, पाटली ग्राम, इसका नाम बदलकर आजकल क्या हो गया है? पाटली ग्राम का नाम बदलकर क्या हो गया है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। हाँ वेरी गुड, पाटलिपुत्र। और फिर बदल के क्या हो गया? पटना, जो आजकल है। ठीक है। पटना। सभी बच्चों को धन्यवाद हमारी क्लास को ज्वाइन करने के लिए। ये पाठ समाप्त हो गया। सर कल छुट्टी है।